हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नयन सर केमिस्ट्री वाला आप सबका स्वागत करता है मेरी क्लास में। तो हम आज बात करेंगे जो आपकी आने वाली वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की, प्रयोगशाला सहायक की। 2021 मैंने नाम दिया है कि हाँ इसी साल आने वाली है। ठीक है, तो देखो भाई कि सर अभी तक तो आई नहीं तो पढ़ाई क्यों करें, क्योंकि ये तो कंफर्म बात है कि इस बार जो वैकेंसी है उसमें पहले नंबर पे प्रयोगशाला सहायक कंफर्म आएगी। क्योंकि जितना आप जानते हो कि कुछ नई स्कूलें खुल गई है तो उनके लिए असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, लेबोरेटरी वालों की। तो उसमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो कंफर्म है कि इस बार आपकी वैकेंसी आने वाले कुछ मंथ में आने वाली, उसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। जैसा आप जानते हो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का भी अनाउंसमेंट अखबारों में हमें मिल चुका है ना। शिक्षा मंत्री ने काफी बार हमें बोल दिया है कि भैया वैकेंसी आने वाली है ना। तो देखो उसका वेट नहीं करना है, तो आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। आप अभी से लग जाइए, बाद में ऐसा नहीं हो कि चलो यार टाइम नहीं मिला, हमें तो 2 मंथ ही दिए। क्योंकि अब एक बार आप देख रहे हो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम जैसे अनाउंस होता है उसके 2 महीने या 3 महीने में एग्जाम हो जाते हैं, है ना। इतना तो आप देख रहे हो, उससे कोई कुछ भी वजह हो हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर आपको कहूंगा, जो बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल 12th पास आउट हुआ है ना, जो ग्रेजुएट हुए हैं अभी थोड़े दिन पहले ही और वो जॉब लगना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप तैयारी करें। बहुत लेंथी सिलेबस नहीं है। अगर मैं कुछ चैप्टर्स की बात करूंगा, केमिस्ट्री की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं जो फिक्स हमारा इंडिकेशन दे रखा है सिलेबस में, हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में। लेकिन हाँ, 2 स्टेप थोड़ा आगे चलेंगे, है ना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें रिलेट करती है अदर टॉपिक से, तो उनको भी जोड़ लेंगे। हम कम नहीं पढ़ेंगे, है ना, हम पढ़ेंगे तो ज्यादा ही, है ना। या तो बराबर पढ़ेंगे बिल्कुल, या उससे थोड़ा ज्यादा। लेकिन बराबर में और थोड़ा ज्यादा में थोड़ा सा फर्क ये है कि भैया कहीं 2 लाइन लिख रहे हो वहां 4 लाइन लिखा देंगे, कहीं कम नहीं पड़ जाए बस। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जितने भी अपने टॉपिक्स हैं, आप पिछले साल के पेपर देखोगे तो आपके जो जो टॉपिक्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए गए। बस आप एक बार उन सब टॉपिक्स एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है जी, चलिए। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, जो आपके इंडिकेट किया गया सिलेबस में, अब एक बार ध्यान रखना, जो पुराना सिलेबस है और जो नया सिलेबस आ सकता है। अब ये तो कंफर्म बात है कि जो पुराने सिलेबस में वो तो आएगा ही आएगा, ये नया अपनी तरफ से कुछ जोड़ देंगे। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर नया कुछ जोड़े तो कितना जोड़े। अब ऐसा तो है नहीं कि केमिस्ट्री में उठा कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ देगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। टॉपिक्स तो वही रहते हैं, बस थोड़ा लेंदी कर देता है, थोड़ा बड़ा बना देता है। ठीक है, तो चलो लैब असिस्टेंट वालों स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और एक बात ध्यान रखना भाई, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं कि भैया कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल जीरो होते हैं, वो भी तो तैयारी करेंगे, है ना। तो बिल्कुल जीरो से चलेंगे और हाई तक चलेंगे। जितना हमें जरूरत पड़ेगी उतना तो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो मैं स्टार्ट कर देता हूं। तो जो आज का मेरा जो टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। जो आज मेरा टॉपिक है यहां पर, वो हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी। बाई लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में मैं लिख दूंगा आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बाई लैंग्वेज में पढ़ेंगे अपन लोग आवर्त सारणी। जो इंडिकेशन है मैं वो बता देता हूं, इसमें आपको क्या इंडिकेट किया गया है आपके जो सिलेबस उसके अंदर। आवर्त सारणी एंड परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। यहां पेरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें मैं जो पहली बात करूंगा, हम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। हम बात करेंगे परमाणु संरचना की। हम इस टॉपिक की बात करने वाले हैं। देखो आपके टॉपिक में क्या क्या है, इस टॉपिक में क्या क्या है, इस पुराने सिलेबस में इंडिकेट किया गया और क्या नया वो ऐड कर सकता है, हम दोनों की बातें करेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो सिलेबस में क्या क्या इंडिकेशन है मैं वो भी लिख देता हूं, और क्या आगे हमें जोड़ सकता है मैं वो भी लिख दूंगा। लेकिन हम पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि आपको दिक्कत फेस नहीं करनी पड़े। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया यहां तक सभी को? ठीक है भाई, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्या क्या आपको इस टॉपिक में दे सकता है। तो देखो ये जो पहला टॉपिक उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। चैप्टर दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों को एक ही पार्ट में जोड़ दिया। पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर, आवर्त सारणी और परमाणु संरचना, दोनों अलग अलग चैप्टर है लेकिन जोड़ एक में दिया है। लेकिन मैं आपको दोनों को अलग अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर हम खुद भी जोड़ देंगे वह दोनों एक ही टॉपिक में, ठीक है जी। तो जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं परमाणु संरचना की,
देखो बहुत ही बेसिक से बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत बच्चे जानते हैं इस बारे में, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग इसके अंदर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें जो पहला टॉपिक आपके इंडिकेशन दे रखा है वो बात कर रहा है इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। वो बोलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर केवल नाम इतना लिख रखा है, परमाणु के मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? परमाणु के मूलभूत कणों में लिखे हुए हैं, ठीक है। परमाणु के मूलभूत कण, परमाणु के मूलभूत कणों के रूप में जाना जाता है इनको। मूलभूत कण, या फिर बोल दूं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। समझ में आ गई बात? इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पता लगाएंगे इनकी रिसर्च कैसे हुई, इनकी खोज कैसे हुई। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। फिर बात करेंगे इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, चार्ज या आवेश की बात करेंगे, ठीक है। इनकी रिसर्च कैसे हुई, उस रिसर्च की बात करने वाले हैं। इनका मास कितना होता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। किसको इन्होंने खोजा, कैसे हुआ, स्टार्टिंग कहां से हुई, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। समझ में आ गई बात? इसके बाद देखो, अब एक बात ध्यान से समझना, इसके बाद पढ़ा जाता है परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल पढ़ा जाता है, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं। अब यहां पर मुझे बस आपको एक बात बतानी थी, जब आपने 11th क्लास में पढ़ा था आपने 4 से 5 टाइप के मॉडल्स पढ़े थे। मैं लिख देता हूं, लेकिन मेरे सिलेबस में जो होगा केवल मैं अब उसी की बात करूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने थॉमसन मॉडल पढ़ा था, ठीक है। ये जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था, कभी नाम सुना होगा थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन मॉडल। दूसरा नाम सुना होगा आपने रदरफोर्ड मॉडल। मैं काम करता हूं, मैं केवल हिंदी में लिख देता हूं, आप समझ जाना, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल, समझ गए। फिर आपने इसमें पढ़ा था एक बोहर मॉडल, फिर आपने इसके अंदर एक और मॉडल पढ़ रखा सोमरफेल्ड मॉडल, एक पढ़ रखा आपने श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन आपके पुराने वाले सिलेबस में जो इंडिकेशन कर रखा है, वो इंडिकेशन केवल कर रखा है रदरफोर्ड मॉडल का, इसका बस। बाकी के मॉडल आपके इंडिकेशन नहीं कर रखा है। समझ में आ गया? चाहे पुराना सिलेबस देखना, इसमें सिर्फ रदरफोर्ड मॉडल नाम लिखा हुआ है। लेकिन मेरे अनुसार जब नया सिलेबस आने की संभावना होगी तो कंफर्म है वो बोहर मॉडल को जोड़ सकता है, ऐड कर सकता है। तो ऑप्शन मान के चलेंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा बोहर के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। लेकिन ज्यादा फोकस मुझे कौन से मॉडल पे करना है, मुझे रदरफोर्ड मॉडल पे करना है। ये पूरा का पूरा अपने इंडिकेशन कर रखा है। समझ में आ गई बात? इसके बाद जो आपका इंडिकेशन कर रखा है, वो इंडिकेशन है आपका, वो है आपका क्वांटम नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट, कंफर्म एक क्वेश्चन बैठता है, क्वांटम संख्या, ठीक है। तो क्वांटम नंबर की बात करेंगे। 4 तरह के क्वांटम नंबर पढ़ने वाले हम लोग, एन, एल, एम और एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक में अगर मैं आपको बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे यही लगती है, ठीक है। फिर परमाणु संरचना में कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। ये पॉइंट वो होते हैं जो इंडिकेशन कभी नहीं दिखाते कि हम पेपर में हैं, हम सिलेबस में, लेकिन यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि ये सब इसका मिला जुला रूप होता है। ये बेस एक तरीके का,
ठीक है, उन पॉइंट्स में हम किसकी किसकी बात करेंगे, तो यहां मैं बात करूंगा परमाणु क्रमांक की, एटॉमिक नंबर की मैं बात करूंगा यहां पर, समझ में आ गई बात। यहां बात करेंगे मास नंबर की, द्रव्यमान संख्या की, मास नंबर की बात करने वाले हैं यहां पर हम। क्लियर हो गया जी यहां तक। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर समस्थानिकी, संभारिकी, आइसोटॉप्स, आइसोबार की बात करेंगे, आइसोटॉप्स की बात करेंगे और आइसोबार्स की बात करेंगे। अब बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, समस्थानिक और संभारिक की बात करेंगे। कि सर आप ये टॉपिक लिखवा क्यों रहे हैं, ये तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले क्या से क्या पढ़ना है, ठीक है ना। टॉपिक्स आपको जरूर पता होने चाहिए। इसके बाद जो मेनली इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है वो है मेरा सम इलेक्ट्रॉनिक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक को। सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक को मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। नीट में भी आया इस बार, हर बार आता है भैया, कोई सा पेपर उठा के देखोगे, ये तो भैया फेवरेट है, ये वाला फेवरेट है, ये वाला फेवरेट है। दो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन भरने के कुछ रूल्स की। तो यहां पर जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, आखिरी टॉपिक रहेगा ये, इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। ये सारे नियम अपना इंडिकेशन कर रखें, रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया है, कौन कौन सी इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इंडिकेशन कर रखा है, तो इसमें आप ध्यान रखना। इसमें आपको दे रखा है पाउली अपवर्जन रूल, पाउली रूल दे रखा है, पाउली रूल दे रखा है इसके अंदर। इसमें हुंड्स रूल दे रखा है, हुंड की बात कर रखा है इसने, N+L रूल की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका अधिकतर पार्ट ये वाला है। मैं हट जाता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का पूरा, ठीक है, ताकि आपको टॉपिक्स पता रहें। और फिर मैं एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हुए चलता हूं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और ऐड कर देता हूं, आपसे वो पूछ सकता है इसके अंदर, SPDF कक्षकों की आकृतियां, SPDF कक्षक, बस ये पूरा सिलेबस है, 4 से 5 घंटे की क्लास है, खत्म कर देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो आई होप यहां तक आपको चीजें बिल्कुल अच्छी से समझ में आ गई होगी। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे परमाणु के मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स की बात करेंगे। सेकंड पे जब मैं जाऊंगा तो मॉडल्स में आपको केवल रदरफोर्ड मॉडल, लेकिन उससे पहले थॉमसन मॉडल की बात कर लूंगा, बहुत 2 लाइन का, लेकिन बोहर मॉडल को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सिलेबस में इंडिकेशन नहीं दे रखा है, बहुत मामूली सा अपन ऊपर लाइंस पढ़ लेंगे, ठीक है। सॉरी, पता नहीं क्या हो गया आज, गला आज हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो भाई, यहां जो मैं बात करने वाला हूं, जो मेरा पहला टॉपिक था, मैंने बोला सबसे पहले इसको पढ़ने वाले हैं। 1 नंबर पे इसको रखेंगे, 2 नंबर पे ये रखेंगे, 3 नंबर पे हम लोग रखने वाले हैं हमारे पॉइंट्स को, 4 नंबर पे मैं रखूंगा आपके इनको, और आखिरी पे 5 नंबर पे इनको। क्लियर है क्या? आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो मैं आगे बात कर लेता हूं। तो 1 नंबर पे मेरा ये रहेगा, 2 नंबर पे मेरा ये रहेगा, वो वाला पेन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 3 नंबर पे ये रहेगा, 4 नंबर पे ये रहेगा, और 5 नंबर पे ये रहेगा, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ जाऊं मैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, क्लियर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं परमाणु के बारे में, एटम के बारे में, ठीक है। तो देखो मैं बिल्कुल शुरुआत से लेके चलूंगा, पहले क्या हुआ, कैसे एटम आया, एटम में क्या क्या होते हैं, उनकी रिसर्च कैसे हुई, तो सबकी बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि कर्णाद। आप इस चीज को ध्यान से समझते हुए चलना। मैं बात कर रहा हूं एटम की,
मैं बात कर रहा हूं परमाणु की। ठीक है जी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं महर्षि कर्णाद की। इंडिया के ही थे भैया, ठीक है। कर्णाद थे, महर्षि कर्णाद। कर्णाद की बात कर रहा हूं। इन्होंने बोला था कि जो मैटर होते हैं, जो द्रव होती है, द्रव्य, द्रव तो नहीं बोल सकता, द्रव्य बोलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। जो द्रव्य होती है, द्रव्य का मतलब क्या होता है, मैटर का मतलब क्या होता है, सॉलिड, गैस और लिक्विड, तीनों के तीनों इसके अंदर आ चुके हैं। इन्होंने इससे जो सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसको इन्होंने परमाणु कहा, क्योंकि उस वक्त इंग्लिश थोड़ी जानते थे, ये परमाणु कहा, ध्यान रखना आप लोग। तो परमाणु वर्ड सबसे पहले आपको किसने बताया था, महर्षि कर्णाद ने बताया था। क्लियर हो गया, परमाणु कहा कौन से पार्ट को, स्मॉलेस्ट पार्ट को, सबसे सूक्ष्मतम भाग को, सबसे सूक्ष्मतम भाग को इन्होंने कहा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सूक्ष्मतम भाग को, स्मॉलेस्ट पार्ट को, स्मॉलेस्ट पार्ट क्या बोला इन्होंने, परमाणु बोला। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखना, ये बात किसने बताई है आपको, महर्षि कर्णाद ने। क्या बोला, कोई भी मैटर या द्रव जो कैसा भाग है, उसका सूक्ष्मतम भाग है, वो कौन है, परमाणु है। समझ में आगे बात। आगे चल के देखा जाए तो हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हुआ करते पहले ही बता देते थे, बस इसी को नक्कल लोग कर लिया करते थे, ठीक है ना। देखो इसी बात को आगे चल के जॉन डाल्टन साहब ने क्या बोला, अब खुद आप देखना कि मेहनत किसकी थी, महर्षि कर्णाद की। लगता है, मुझे लगता है महर्षि कर्णाद को उन्होंने पढ़ा होगा, भैया ये ठीक है, महर्षि कर्णाद ने बोला, मैं भी बोल देता हूं। तो इसको जो प्रूफ किया था, इस बात को जो बताया था जिन्होंने, उनका नाम था जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। देखो जॉन डाल्टन ने बात बोली, क्या बात बोली, कि कोई भी मैटर, कोई भी मैटर, अब मैटर का मतलब समझ गए क्या, कोई भी द्रव्य, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस, उसका वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसे तोड़ नहीं सकते, इनडिविजिबल, जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट पार्ट को, स्मॉलेस्ट पार्ट को, सूक्ष्मतम भाग को, अच्छा सूक्ष्मतम भाग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सूक्ष्मतम भाग को, जो कैसा हो, अविभाज्य हो, इनडिविजिबल हो। इनडिविजिबल का मतलब होता है, जैसे ये मैं बोल दी दुनिया की सबसे छोटी चीज है, अब इसको आप तोड़ नहीं सकते। छोटी चीज का मतलब क्या, जो टूटे ना। इनडिविजिबल हो, अविभाज्य हो, उससे इन्होंने क्या बोला, एटम बोला, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु। समझ में आ गई क्या बात। इनडिविजिबल पार्ट होता है किसी भी मैटर का, सूक्ष्मतम भाग होता है जिसे मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूं, वो एटम कहलाता है, परमाणु कहलाता है। किसने बताई, जॉन डाल्टन ने। और नाम भी फिर इन्हीं का आता है, महर्षि कर्णाद का नाम नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया था इन बातों को, इन्हीं की बातों को आगे चल के पढ़ा गया। समझ में आ गई बात। तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले। हो गया। देखो भाई, आपको मैं कुछ ज्यादा सिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि ये सब आप जानते हो, लेकिन एक बार धूल जम जाती है, बस वो हटाना होता है, बस वो मैं हटाने का काम कर रहा हूं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलिए। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। देखो लेकिन बाद में पता चला, नहीं भैया जॉन डाल्टन साहब तो झूठ बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि बाद के जो साइंटिस्ट आए, थॉमसन साहब आए, गोल्डस्टीन आए, रदरफोर्ड वगैरह आए, तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि नहीं भैया, एटम छोटा पार्ट नहीं होता है, एटम में भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, कुछ मूलभूत कण होते हैं। कि भैया कौन कौन होते हैं, तो जिस एटम को, जिस परमाणु को आप क्या मान रहे थे, अविभाज्य,
अविभाज्य, इनडिविजिबल मान रहे थे, जिसे नॉट ब्रेकेबल मान रहे थे। बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात जॉन डाल्टन की क्या थी? गलत थी, क्योंकि ये अविभाज्य नहीं होती। ये भैया इनको तोड़ सकते हो आप, उनको बोला गया मूलभूत कण। तो ये अविभाज्य नहीं होते हैं, और जो टूटे पार्टिकल उनको क्या बोला गया? मूलभूत कण। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया। क्या समझ में आया? जिन्हें टाइम के साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला गया। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आपके सिलेबस में इंडिकेट कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बात जान लो जी, एक बात तो आप समझ लो कि हमारे सिलेबस में केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिख के छोड़ा गया। मतलब इसके बारे में तो पूछ रहे हैं भाई, इसकी रिसर्च कैसे हुई, ये कहां से आए, है ना। तो कुल मिला के मुझे एक बात पता चल गई, ये जो एटम होता है ना, ये भैया ऐसे नहीं होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज करने में 1932 तक का टाइम लग गया था। ये 1897 के आसपास 1897 में इसकी रिसर्च हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी इसकी। ये तो 1932 सबसे लास्ट में रिसर्च किया गया। तो जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं हमेशा केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही बात करूंगा, क्योंकि 1897 के आसपास यही थे हमारे पास। ये तो 1932 में आया। समझ में आ गई बात? तो देखो भाई, तो मैंने कहा आपको कि एटम अविभाज्य नहीं होता है। जॉन डाल्टन की बात गलत है, वो गलत बोल रहे हैं भैया, उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल होते हैं। अब आप भी देखो, आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन को आप निकाल भी सकते हो और जोड़ भी सकते हो। समझ में आ गई क्या बात? मतलब इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकते हैं। समझ में आई बात? अलग कर सकते हो तो एटम छोटा पार्ट कैसे हो गया? तो ये बात क्या हो गई? गलत। अब हम एक एक की बात करते हुए चलते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पहले रिसर्च कैसे हुई और किसने की। तो पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि किसने की है और कैसे हुई है। तो पहले किसने किसने की है मैं बता देता हूं। समझ में आ गई बात? देखो भाई, तो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सब समझते हो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज रखता है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए जी। तो यहां अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, तो इसकी रिसर्च की किसने, इसके कौन खोजकर्ता कौन है ना, इसके साइंटिस्ट कौन कौन थे। तो एक ट्रिक याद रखना सभी लोग, ईट पग नाच। ईट पग नाच। यहां पर ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन से, जिससे है इलेक्ट्रॉन से। ट का याद रख लेना, जे जे थॉमसन। थॉमसन ना बोल के क्या बोल दिया? थॉमसन। जे जे थॉमसन। समझ में आ गई बात? पी से क्या, प से क्या रखोगे? प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। देखो साइंटिस्ट बहुत पूछे जाते हैं, किसने की थी? गोल्डस्टीन। क्लियर है? न का मतलब समझ गए होंगे, न्यूट्रॉन किसने खोज की थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। कौन थे? जेम्स चैडविक। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? इसका मतलब भैया एटम में भी, एटम तो इंडिविजुअल नहीं होता, अविभाज्य कण नहीं होता है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और भी होते हैं, और भी होते हैं, पॉजिट्रॉन भी होता है, मिसॉन भी होता है, उसकी बात नहीं करेंगे। हमारे ये इंडिकेशन, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। उनके लास्ट में साइंटिस्ट बता दूंगा कौन किसने किसने खोजा था। और भी इनके अलावा जो भी पार्टिकल्स है, क्या पता हमसे पूछ ले भाई, वो तो बोल देगा कि आप मिसॉन बताओ किसने खोजा था, है ना। तो भैया क्या है कि मिसॉन और ये पॉजिट्रॉन क्या होते हैं भैया, क्या पता आपने जोड़ के बना दियो, मैंने तो सिलेबस में डाला था, आपने नहीं पढ़ा। तो एक एक की बात करेंगे। समझ में आ गई बात? तो यहां पर है ईट पग नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जे जे थॉमसन, प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, न से न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं कि इनकी रिसर्च कैसे हुई।
हो गया। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। देखो भाई, यहां पर मैं न्यूट्रॉन के रिसर्च की बात नहीं करने वाला, ठीक है। मैं यहाँ प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की जरूर बात करूंगा क्योंकि उसकी रिसर्च पहले हुई थी, ठीक है। चलिए, चलो जी, यहां पर एक पॉइंट लिखा देता हूं मैं आपको, इस पॉइंट को पहले याद रखेंगे। पहला पॉइंट ये है आपका, जो आपको याद रखना है, पहली बात कि दो तरह की किरणें होती हैं। एक होती है कैथोड किरणें, कैथोड रेस। एक होती है एनोड किरणें। एनोड रेस, ठीक है। ध्यान रखना, कैथोड किरणों से, कैथोड रेस से इलेक्ट्रॉन की रिसर्च हुई थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन से, पूछ सकता है। और एनोड से प्रोटॉन की। कि सर कैसे हुई, अभी मैं उसकी बात करता हूं, कैसे कैथोड रेज आई थी। सर अचानक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते फिजिक्स कहां से आ गई? क्योंकि एक्चुअली वो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट था जिससे इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को खोजा गया था। विलियम क्रुक्स का और जे थॉमसन का एक मॉडल था, उसकी मैं बात करने वाला हूं। तो ये आप चीज ध्यान रखना कि यहां पर कैथोड किरणें से खोजा गया इलेक्ट्रॉन को और एनोड से खोजा गया आपके प्रोटॉन को। आई होप यहां तक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आप टेंशन ना लेना, जो जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, कौन कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको लास्ट में एक बार जरूर लेंगे। इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं, ताकि हमें आइडिया लगेगा कि क्या लेवल आता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं हट जाता हूं एक बार, जब भी मैं लिखूंगा मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, क्योंकि जब भी मैं लाइव क्लास में पढ़ाता हूं तो इतना बोलते सर आप टाइम नहीं देते हो, है ना, तो अब थोड़ा टाइम देने लग गया हूं, ठीक है जी। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कैथोड किरणों की। कि सर कैथोड किरणें तो इंडिकेशन नहीं कर रखा है सिलेबस में, बिल्कुल मैं भी मानता हूं कि नहीं कर रखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कर रखा है। क्या पता वो इलेक्ट्रॉन को लेट कर दे कैथोड से और कैथोड का क्वेश्चन दे दे, और ऐसा होता भी है, ठीक है। कभी कभी होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में नहीं होते हैं, तो मैंने आपको बोला था मैं कोरिलेट करूंगा चीजों को। कैथोड रेस, ठीक है जी। किस तरह रेज आई कहां से? देखो एक्चुअल में क्या था, विलियम क्रुक्स नाम का एक साइंटिस्ट था। कौन था? विलियम क्रुक। समझते चलना आप क्या है? विलियम क्रुक्स थे और जे थॉमसन। ये क्रुक्स हैं, ठीक है। बाकी आप समझ जाओगे, थॉमसन, ये जे थॉमसन, क्लियर। इन्होंने क्या किया था एक्चुअल में, एक्सपेरिमेंट जिन्होंने बनाया था वो विलियम क्रुक थे। उस पर एक्सपेरिमेंट कर कौन रहा था? जे थॉमसन। इसे दोनों का साथ नाम में दिया जाता है। इन्होंने क्या किया था, एक विसर्जन नलिका बनाई, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, कुछ इस तरीके से। ध्यान से समझना आप चीज को, ठीक है। इन्होंने किस तरीके का मॉडल बनाया, ठीक है जी। और यहां पर इन्होंने इलेक्ट्रोड लगाए दो, और दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ये बैटरी मेरी जोड़ दिया, और यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया। ये वैक्यूम पंप है, निर्वात पंप लगाए ताकि अंदर कोई हवा नहीं रहे, अंदर कोई हवा नहीं रहे, इसलिए इन्होंने निर्वात पंप लगा दी, सारी हवाएं बाहर निकाल रखी है। समझ में आ गई बात? अब देखो, ये इसको मैंने बोला विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। विसर्जन नलिका है ये, ठीक है। अब देखो यहां पे हुआ क्या था, थोड़ा ध्यान समझना। इस वाले पार्ट को नेगेटिव बनाया, इस वाले पार्ट को पॉजिटिव बनाया। इसे इन्होंने बोला था एनोड। मैं सिंबल देता हूं, सॉरी, कैथोड बोला था इन्होंने, और इस वाले पार्ट को इन्होंने बोला था एनोड। क्लियर हो गया? अब जे थॉमसन साहब इस पर एक्सपेरिमेंट करने आए, है ना। और यहां पर पीछे एक फ्लोरोसेंस लगाया, प्रतिदीप्ति लगा दी। यहां पर ये है ना, ये प्रतिदीप्ति लगी है, जेडएनएस का लेप कर रखा है,
कि सर आप ये क्यों एक्सपेरिमेंट क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपको इनकी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, पूछा भी है, पूछ भी सकता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति लगा रखी है ताकि कोई चीज टकराए तो वो चमकने लग जाए, बस वही फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति होती है। याद है रदरफोर्ड मॉडल में वो पर्दा लगाता है, जिंक सल्फाइड का लेप करता है, कोई चीज टकराती है तो चमकने लग जाता है, बस वही वाली चीज है। अब ये जो मॉडल बनाया तो बनाया गया विलियम क्रुक्स ने, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन आया था? जे थॉमसन। इसलिए इलेक्ट्रॉन की रिसर्च में किसका नाम जाता है? जे थॉमसन का जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर सभी को? अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बैटरी को स्टार्ट कर दिया और जैसे बैटरी को स्टार्ट करेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई। इन्होंने क्या देखा कि इधर से कुछ किरणें आ रही हैं, इधर से, और यहां आके टकरा रही है। ये लो भाई, किस तरह? इधर से नहीं आएगी क्या? आएगी तो इधर लगा के देख लेंगे, अगर चमकने लग गया तो इधर से भी आ रही होगी। तो इन्होंने एक चीज देखा कि यार ये सारी किरणें आ कहां से रही है, तो देखा यार ये तो कैथोड से आ रही है, और कैथोड पे आवेश कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इसी चार्ज में जो तो इन्होंने सोचा यार ये जो किरणें आ रही हैं, यहां से पता कैसा किरणें आ रही है? रेज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदीप्ति लगा रही है, क्योंकि यहाँ से कोई आ रहा था और रेज तो दिखाई देती नहीं है, लेकिन यहाँ चमकने लग गया था, इसका कोई इधर से आ रहा है। समझ में आ गई बात? अब इन्होंने देखा ये आ कहां से रही है? कैथोड से। तो इन्होंने पहली बात बोली कि ये किरणें कहां से निकली है? कैथोड से। तो क्या बोला गया इनको? कैथोड रेज, कैथोड किरणें कहा गया। दूसरी बात, ये सारी किरणें नेगेटिव चार्ज थी, मतलब चार्ज थी, इसका कोई ना कोई इसके अंदर पार्टिकल या कण है, तो उसको इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड किरणों को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, क्योंकि वो माइनस चार्ज रखती, नेगेटिव चार्ज रखती। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया क्या? एक बात और, तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि जो किरणें, जो रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है उन्हें क्या बोला गया? उन्हें बोला गया कैथोड किरणें। तो इन किरणों का क्या नाम दिया गया? कैथोड किरणें। कैथोड रेज बोल दिया गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये कहां से निकल रही थी? कैथोड से, तो कैथोड रेज बोला कहां तक जा रही थी? एनोड तक। अब कंफर्म बात है, ये माइनस पार्ट था और ये वाला प्लस पार्ट, तो माइनस वाली किधर जा रही है? प्लस की तरफ। तो इसका जो प्लस की तरफ आ रहा है वो है कौन? माइनस है। समझ में आ गई बात? तो इन माइनस को क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। तो कैथोड किरणों को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या क्लियर हो गया यहां तक? समझ गए सभी लोग? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं आपको इसको प्रॉपर्टीज सिखाता हूं, बताता हूं, कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं, ठीक है? चलिए फटाफट ले लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, कैथोड किरणों के गुण की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैथोड किरणों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं इसकी। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला, जो रेज, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग पूरा लिखना, जो किरणें या जो रेज, शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं जाएंगे। जो रेज कैथोड से निकल के कहां जा रही थी? एनोड की तरफ, उन्हें कौन सी किरणें कहा गया? कैथोड किरणें। ये तो आप समझ गए हो, बहुत ही, कैथोड, ठीक है, कैथोड बोला गया। क्लियर है? इन्हीं कैथोड किरणों को क्या नाम दिया गया? तो इन्हीं कैथोड किरणों को क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज को। इन्हीं कैथोड किरणों को क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड रेज कैसी थी? नेगेटिव थी। कैसी थी? नेगेटिव, ऋणात्मक थी। और कहा यह जाता है कि इन्हीं ऋणात्मक को इन्होंने क्या बोलने के लिए बोला कि भैया आप ये तो भैया इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई बात। एक बात देखो, डायग्राम से कुछ चीजें लिखते हैं, समझना। पहली बात देखो, ये जो कैथोड रेज थी वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी,
स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, सीधी रेखा में गमन कर रही थी। तो ध्यान रखना, इन्होंने बात बोली कि कैथोड रेज जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ध्यान रखना, ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में क्या करती है, गमन कर, स्ट्रेट जा रही थी। एक बात और बताई, समझते चलना, समझते चलना। देखो जैसे ये इस प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंस वाले इस पर्दे से, है ना, टकरा रही थी, जैसे इस पर्दे से टकराई, जेडनेस लेपिस से टकराई, तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही थी, फ्लोरोसेंस उत्पन्न कर रही थी। कुल मिला के प्रतिदीप्ति पर्दे को प्रभावित करती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। इस बात को मैं लिखवा ना, आप खुद लिख देना। फ्लोरोसेंस, इसमें फ्लोरोसेंस कोई इफेक्ट करती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब एक बात और लिखना, ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है, तो इस पॉइंट को आप याद रख लेना, ठीक है। जब इनको हिट करवाया गया फोटोग्राफिक प्लेट से तो उनको भी इफेक्ट कर रही थी, तो ये ध्यान रखना, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, प्रभावित करती है। समझ में आ गई बात। देखो पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन की खोज किससे हुई है, तो कैथोड से। कैथोड किरणों के गुण लिखो, कैथोड किरणों की निम्नलिखित प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, तो कोई 4 देगा, एक गलत देगा, बाकी 3 सही देगा। अब वो गलत का चुनाव करने के लिए बोलेगा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछेगा, तो ये इस कैसे करना है। इसमें और कौन कौन से पॉइंट है, मैं सारे पॉइंट दिखा देता हूँ। एक बार ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट और नोट करो, ठीक है। चलिए फटाफट, हो गया, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसका। चलिए एक बात और, इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने ये चेक किया क्या इस कणों में कोई भार है, कोई मास है, कोई द्रव्यमान है क्या। एक बात बताओ, अगर मैं इस दीवार से टकराऊं तो इसके पार हो जाऊंगा क्या, नहीं, वापस लौट के आऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मास था जिसने मुझे टक्कर मारी है। तो यहां पे इन्होंने व्हील रखा, चक्री नहीं होती क्या, घूमने वाली चक्री नहीं होती क्या, है ना, बचपन में खिलौने नहीं खेला क्या वो वाला, है ना। तो जैसे किडनी इनसे रेज इनसे टकराई, ये व्हील्स, ये पैडल्स, देखो आप जब किताबों में देखोगे पैडल लिखा मिलेगा, ये व्हील्स या पैडल घूमने लग गई, रोटेट करने लग गई। इसका मतलब ये मैकेनिकल इफेक्ट भी दिखाती है, यांत्रिकी प्रभाव भी दर्शाती है। यांत्रिकी प्रभाव मतलब कोई ना कोई वर्क कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, भले जीरो हो, बराबर ऑलमोस्ट लगभग जीरो होता है, 10 की पावर -31 मास होता है, कुछ तो होता है, तभी तो ये यांत्रिकी प्रभाव या फिर ये मैकेनिकल इफेक्ट दिखा रही है। समझ में आ गई बात, ठीक है। इस पॉइंट को आप लिख लेना, दे शोज मैकेनिकल इफेक्ट, ये यांत्रिकी प्रभाव को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझो, इसी के नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं आगे चल के, मैकेनिकल इफेक्ट वाला लिख दोगे आप। देखो जब ये कोई मेटल की सरफेस है, सरफेस ऑफ मेटल है, धातु की सतह है, सरफेस ऑफ मेटल है, ठीक है। जैसे इनके ऊपर कैथोड रेस को डाला गया, कौन सी रेस को, कैथोड रेस को, कैथोड रेस या कैथोड किरणों को डाला गया, तो क्या देखा गया, इसमें से कुछ रेस बाहर निकली जिन्हें एक्सरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, ठीक है। जब धातु की सतह पर, जब मेटल की सरफेस पर इनका कोलिजन करवाया गया, इनकी टक्कर करवाई गई, इनको हिट करवाया गया, तो हिट करवाते ही बताओ इस रेस जैसी हिट हुई तो इस सरफेस से कौन सी रेस बाहर निकली, एक्सरे रेस। समझ में आ गया, ये भी कैसी चार्जेबल होती है, नेगेटिव। क्लियर हो गया यहां तक सबको, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। तो जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, जो कैथोड रेज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, इंग्लिश में लिखा समझ जाओगे ना, कैथोड किरणें, ये कभी भी इलेक्ट्रोड की नेचर या उसमें भरी गैस पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब आप इलेक्ट्रोड चेंज कर दो, आपने अगर प्लेटिनम का लगा रखा है तो उसके लिए आप ग्रेफाइट का लगा दो, कोई सा भी लगा दो ग्रेफाइट, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे हमेशा।
तो इन्होंने कहा कि वो तो मतलब कुछ भी लगा दो तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करती, और उसमें अगर गैस भी भर दोगे फिर भी इलेक्ट्रॉन तो बाहर हमेशा निकलते रहेंगे। तो इसका मतलब जो कैथोड रेस होती है वो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर इलेक्ट्रोड 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 या फिर गैस, जो उसमें गैस अगर आप भरते भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर निर्भर नहीं करती। क्लियर हो गया? चाहे कोई सा भी लगाओ इलेक्ट्रॉन तो निकलने लग जाएंगे, चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रोड लगा दो। समझ में आई क्या बात? क्लियर हो रहा है यहां तक? तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा था इलेक्ट्रॉन की रिसर्च। क्लियर है? पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की रिसर्च किसने की? जे थॉमसन का नाम जाता है। समझ में आ गई बात? कौन से एक्सपेरिमेंट से की? तो कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट था। विलियम कुक्स ने एक विसर्जन नलिका, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा दिए, इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। जे थॉमसन ने बैटरी स्टार्ट कर दी तो देखा यार कुछ रेस निकल रही है। वो रेस कहां से निकल रही थी? कैथोड से, तो इसलिए उन रेस को क्या बोले? कैथोड रेस। उन पे नेगेटिव चार्ज था इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन बोल देगा, तो कैथोड रेस को ही इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। फिर बोलेगा कैथोड रेस की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? तो भाई स्ट्रेट जाती है, सीधी लाइन में जाती है। दूसरा, फ्लोरोसेंस को इफेक्ट करती है, प्रतिदीप्ति पर्दे को प्रभावित करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, समझ इफेक्ट करती है। समझ में आ गई बात? फिर और भी कई पॉइंट्स, इलेक्ट्रोड और गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, किसी मेटल की सरफेस से अगर टकराएगी तो एक्सरेज रेस बाहर निकल जाएगी। समझ में आ गई बात? यांत्रिकी प्रभाव दिखाती है, मैकेनिकल इफेक्ट दिखाती है, क्योंकि इनके अगर रस्ते में पैडल्स रखोगे तो घूमने लग जाता है, इसका मतलब मैकेनिकल इफेक्ट दिखा रही है, मैकेनिकल वर्क कर रही है, यांत्रिकी प्रभाव, यांत्रिकी कार्य दिखा रही है। समझ में आ गई बात? तो ये मेरी सारी बातें आप लोग को समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। हो गया? आगे बात कर लूं मैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की रिसर्च तो अच्छी बात है हो गई, प्रोटॉन की कैसे हुई होगी? तो मैं प्रोटॉन की रिसर्च की बात करता हूं, और फिर देन मैं उसके बाद बात करूंगा इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, सबको याद ही होगा, कुछ याद करने का है नहीं उसके अंदर, लेकिन एक बार फिर भी एक चार्ट बना के दिखा देंगे। ठीक है जी, चलिए तो देखिए बात करते हैं प्रोटॉन की रिसर्च की। देखो वही विसर्जन नलिका है, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, इस वाले में एक पॉइंट मिस कर दिया मैंने, ध्यान रखना। अगर इन रेस को आप इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो भी इफेक्ट होती है, अगर इनको आप वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो भी प्रभावित होती है। इस बात को आप लिख लेना, ठीक है? समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख देना, ठीक है? चलिए, तो मैं यहां बात करने वाला हूं प्रोटॉन की, कि प्रोटॉन की रिसर्च का श्रेय किसे जाता है? गोल्डस्टीन को जाता है। किसको जाता है? गोल्डस्टीन को। समझ में आ गई बात यहां तक? ठीक है, चले देखिए भाई इन्होंने कैसे किया था। देखो कहीं ना कहीं जो अपने थॉमसन साहब थे उनको पता था यार अगर मुझे नेगेटिव मिल गया ना तो पॉजिटिव भी होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, दो पोल होते हैं हमेशा हर चीज में, एक नेगेटिव पोल होता है और एक पॉजिटिव। लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे यार इस नेगेटिव को निकालू तो निकालू कैसे, उस पॉजिटिव को मैं कैसे निकालूं। तो थॉमसन साहब समझ तो गए थे यार नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव भी होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव निकालू कैसे, वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन गोल्डस्टीन साहब ने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? देखना, वही विसर्जन नलिका है, फिर से वही, फिर से इलेक्ट्रोड है वैसे के वैसे, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रोड का साइज थोड़ा इस बार चेंज कर दिया। वही इलेक्ट्रोड है, वापस वही बैटरी से जोड़े हुए हैं, इस बार बैटरी से थोड़ा अच्छे तरीके से जोड़ता हूं। ठीक है, ये लो भैया जोड़ दिया। समझ में आ गई बात? ये बैटरी जोड़ दिया, ये मेरी बैटरी है, ठीक है। इन ये वाला पार्ट वही वापस नेगेटिव वाला पार्ट है, और ये कौन सा है? पॉजिटिव वाला पार्ट है। समझ में आ गई बात? इस बार फ्लोरोसेंस इधर की तरफ लगाया, ठीक है, वही विसर्जन नलिका है। तो बैटरी चार्ज कर दी,
करने से इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहां से तो रेज निकल रही थी, वो तो निकल रही है, तो यहां से भी तो रेज निकलनी चाहिए। देखा कि इस पॉजिटिव की तरफ से कोई रेज नहीं निकल रही है। ये क्या चमत्कार है भाई, यहां से तो रेज निकल रही कंटिन्यू। अब यहाँ पे फ्लोरेसेंस लगा दो, प्रतिदीप्ति पर्दा लगा दो, चमकने लग जाएगा तुरंत ही, क्योंकि यहां से तो रेज निकल रही, कंफर्म हमेशा निकलेगी। यहां से निकली क्या, नहीं निकल रही थी। तो थॉमसन साहब समझ नहीं पाए, अरे हो कैसे रहा है, क्यों नहीं निकल रही है। लेकिन यहां पर दिमाग लगाया था गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने क्या किया, इस जो इलेक्ट्रोड था इसके ऊपर कैथोड, ये कैथोड था और ये कौन सा था, एनोड वाला पार्ट था। समझ गए, इसमें इन्होंने छेद कर दिया, पूरा ही गया। ये तो पूरा ही चला गया, ठीक है। थोड़ा सा ही करूंगा, पूरा ही जा रहा है। इसका मतलब आप मान लेना कि एक बार काम काम करता हूं मैं, छेद कुछ इस तरीके से बना देता हूं ताकि इसको पूरा हटा के ही बना देता हूं, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, छेद कर दिया इसके अंदर इस तरीके से। अरे छलनी नहीं होती क्या अपनी, छलनी साइड से आएंगे, सर जुड़ा हुआ कैसा ही है, देखो आपने तो बीच में छेद कर दिया भाई, सब जुड़ा हुआ है ना, हल्के हल्के छेद कर दिया बस इस तरीके से, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, और इन्होंने बीच में कुछ गैसेस भर दी यहां पर। क्या भर दी यहां पे, इन्होंने कुछ गैस भर दी, ठीक है। अब यहां पर एक घटना हुई, क्या हुई कि जैसे ही बैटरी स्टार्ट की यहां पर ही चमकने लग गया। कहला भाई ये क्या हो गया, जैसी गैस भरी ये स्टार्ट की और ये चमकने लग गया। अब ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, तो ये देखा गया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा कि यार यहां से तो हमेशा से रेज निकल रही थी, वो रेज निकल भी रही थी, सही बात है, यहां से हमेशा कैथोड रेज निकलती है, आप सब जानते हो यहां से कैथोड रेज निकलती है हमेशा। देखो समझना ध्यान से, इस पॉइंट को बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। यहां से तो रेज हमेशा निकले, ऐसा थोड़ी ना है कि भैया अब यहां से रेज निकलनी है तो यहां से निकलना बंद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, रेज तो यहां से भी निकल रही होगी ना। लेकिन जैसे ही ये रेज इन गैस के पार्टिकल से टकराई, ये खुद कैसी थी, नेगेटिव, लेकिन जैसे ही इनसे हिट की टकराई ये सारी के सारी कैसी बन गई, पॉजिटिव चार्ज। और फिर ये पॉजिटिव वाले किधर की तरफ रवाना हुए, नेगेटिव की तरफ। समझ में, वापस सुनना, यहां से नहीं निकल रही रेज, यहां से जो किरणें रेज निकली वो नेगेटिव वाली थी, वो नेगेटिव वाली गैस से टकराई और इसको कैसा कर दिया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव वाले किधर की तरफ वापस चलने लग गए, नेगेटिव, तो नेगेटिव ने ही पॉजिटिव बनाई है, तो इसका मतलब ये तो यहां से निकली नहीं, तो इनको एनोड रेज तो कहना गलत बात हो जाएगी, है ना। बोलने में बोल दिया जाता है लेकिन ये बात गलत है, एनोड से कोई रेज नहीं निकलती है, इसलिए इन्हें बोला गया कैनाल रेज। क्या बोला गया, कैनाल रेज। और ये पॉजिटिव चार्ज थी तो इनको क्या बोल दिया गया, प्रोटॉन। समझ में आ गई बात, कैनाल किरणें कहा गया। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक, तो इस चीज को आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो बोलेगा कि प्रोटॉन एक्चुअल में है क्या, तो गैस के मूलभूत कण है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। हो गया यहां तक, ठीक है। तो इन मूलभूत कणों को ध्यान रखना, इन मूलभूत गैसीय कणों को प्रोटॉन बोला गया, ठीक है। ये किरणें यहां से नहीं निकली, यहीं से किरणें आई थी, इन गैस के मॉलिक्यूल के कारण इसे जैसे टकराई, देखो इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता है, कोई सी गैस भर दो इलेक्ट्रॉन फिर भी निकल रहे थे, लेकिन यहां पर गैस के भरने से प्रोटॉन की रिसर्च हुई जिन्हें कैनाल रेस कहा गया। इसमें भी वही सारी प्रॉपर्टी जो पहले थी। ये सब कहां से, देखो देखा जाए तो निकल कहां से, एनोड से, तो एक तरीके से बोल दिया जाता है एनोड रेस, लेकिन एक्चुअली ये सब है क्या, कैनाल रेस, कैनाल किरणें। कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज। कौन से कण होते हैं, गैस के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान रखना, गैस के कण होते हैं ये सब, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। दूसरा कैसी रेखा में गमन कर रहे हैं, सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं।
चौथी बात, ये भी फ्लोरोसेंस को प्रभावित करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को ये इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर इनको मैं वैद्युत क्षेत्र में रख दूं, ये मैं बार-बार वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या बोल रहा हूँ, ये इनको भी इफेक्ट करती है। कैसे करती है, डायग्राम से समझा दूंगा, अभी आप लिख लो। ये भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने इलेक्ट्रॉन आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था वो इलेक्ट्रोड और गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रोड की नेचर और गैस की नेचर पर इफेक्ट करता है। अगर आपने हाइड्रोजन गैस भरी है तो एक ही प्रोटॉन निकलेगा, हीलियम भरी है तो दो, तभी तो नंबर देते हो, हाइड्रोजन का 1 नंबर, हीलियम का 2 नंबर, लिथियम का 3 नंबर, बेरिलियम का 4 नंबर, बोरॉन का 5 नंबर। ये सब इसके कारण हुआ, इतने प्रोटॉन निकल रहे हैं और में से बराबर प्रोटॉन नहीं निकलेंगे। समझ में आ गई बात, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं। सीधी रेखा में गमन करते हैं, पहला पॉइंट तो वही था, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ध्यान रखना, ये भी मैकेनिकल इफेक्ट, यांत्रिकी प्रभाव दिखाते हैं। इनमें भी व्हील रखा गया था, यांत्रिकी प्रभाव वहां पे भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट दिखाते हैं। समझ में आ गई बात। ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, लिख दोगे क्या? ठीक है, सारे पॉइंट्स ध्यान रखना भाई, क्या पता आपसे कुछ पॉइंट्स पूछ ले। फोटोग्राफिक प्लेट क्लियर है, ये भी फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति पर्दे को प्रभावित करते हैं। क्लियर हो गया, ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये भी वैद्युत क्षेत्र। ये पॉइंट मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, इस पॉइंट को मैं समझाता हूं एक बार, ठीक है ना। चलो ये पॉइंट तो आप फिर नोट कर लेना, के बाद स्क्रीनशॉट लेना, फिर इसको मैं समझाता हूं कैसे इफेक्ट का मतलब सर क्या है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, तो आप बोल रहे हो आप इसमें बताओ, बिल्कुल मैं बताता हूं एक बार, ठीक है ना। एक बार आप इसको थोड़ा नोट कर लो, हाँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया जी। ठीक है, अब देखो कैसे, देखो जब ये रेज है ना, देखो इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया था इस तरीके से, ये वही एक्सपेरिमेंट है जो मैं कर रहा हूं। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो जब यहां से आप जानते हो बैटरी स्टार्ट होगी, ये नेगेटिव पार्ट और ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव। ठीक है, यहां से रेज निकल रही है और रेज कहां जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। जब इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया गया, समझना ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र सॉरी इलेक्ट्रिकल फील्ड या वैद्युत क्षेत्र में भी 2 पार्ट होते हैं, एक प्लस पार्ट और दूसरा माइनस पार्ट। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो देखो नेगेटिव वाला पहले सीधा जा रहा था पॉजिटिव वाली तरफ, अभी भी जाएगा पॉजिटिव वाली तरफ, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है, तो ये इसकी तरफ भाग के आ जाता है, तो कर गया ना इफेक्ट। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा था, कहां जाना था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड वैद्युत क्षेत्र, तो ये अपनी तरफ से खींच लेगा, तो इफेक्ट कर गई इस रेस को। ठीक है, उसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, तो ये माइनस, इधर ये प्लस, देखो ये प्लस ऊपर बना दिया। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया। ठीक है, तो देखो ये माइनस वाला फिर से किधर भाग गया, इधर की तरफ। अब इस वाले फील्ड को मैंने हटा दिया, इस वाले फील्ड को मैंने अब हटा दिया, अब कौन सा लगा दिया, मैग्नेटिक, तो किधर चला गया, पॉजिटिव की तरफ। तो ये कंफर्म हो गया कि भाई जो इधर से आ रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है बार बार, चाहे इलेक्ट्रिकल लगाओ चाहे मैग्नेटिक लगाओ। ठीक है, चाहे वैद्युत लगाओ चाहे चुंबकीय लगाओ। समझ में आ गई बात। इसी तरह अगर आप प्रोटॉन का करोगे तो वो भी ऐसे इफेक्ट करती है, तो इसलिए मैंने ये लिखवाया था वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना ये बातें, जितनी बातें बता रहा हूं एक एक बात अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात कर लूं मैं। इसमें और भी पॉइंट ध्यान रखना। क्या पॉइंट ध्यान रखोगे भाई, इसमें आप ध्यान रखना इसके इलेक्ट्रोड और
गैस की नेचर पर ये डिपेंड करते हैं, ये करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं करते। इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो गैस भरोगे उसके हिसाब से प्रोटॉन निकलेंगे। क्लियर हो गया, ध्यान रहेगी ये बात, ठीक है जी। ये समझ गए, पॉजिटिव चार्ज होती है और गैस के पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान, गैस के कण होते हैं, जिन्हें कैनाल किरणें बोलते हैं। कैनाल रेस बोलते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ जाओगे क्या आराम से, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझने में मजा आया होगा, आप समझे भी होंगे। तो ज्यादा आज कुछ नहीं पढ़ा, बस आज इतना ही पढ़ा है कि एक तरफ था इलेक्ट्रॉन, एक तरफ था प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है भैया, नेगेटिव, इस पे कैसा होता है, पॉजिटिव, सभी जानते हो, सिंपल सी चीज है। इसकी रिसर्च किसने की थी, थॉमसन ने। थॉमसन, इसकी गोल्डस्टीन। एक बात ध्यान रखना, इस डायग्राम में यहां पर एक चीज बताता हूं मैं, इन्होंने जो ये इलेक्ट्रोड बनाया था इधर वाला, ये वाला, ये बोलते हैं छिद्रित, छिद्रित कैथोड लिया था, ध्यान रखना, परफोटेड, परफोटेड कैथोड लिया था। ये बात ध्यान रखना, स्पेशल बात है, ये ध्यान रखना, पूछ सकता है, ठीक है। चलो समझ गए। इनकी रिसर्च किससे हुई है, कैथोड से, कैथोड किरणों से, कैथोड रेस से। कैथोड किरणों से हुई, ठीक है। और इनकी कैसे हुई है, एनोड से। पर एनोड में भी ध्यान रखना, यहां पर अगर ऑप्शन में हो कैनाल रेस तो जरूर लिखना। ये ज्यादा सही आंसर है, ये वाला। एनोड रेस कहना गलत होता है, लेकिन जनरली बोल दिया जाता है वहीं से तो आ रही है इसलिए बोल दिया गया। लेकिन आप जानते हो अब से एनोड से रेस नहीं आ रही है, एनोड से नहीं निकली, आ तो वहीं से, लेकिन एनोड से नहीं निकली है। वहां पे जो पार्टिकल्स थे ना वो पॉजिटिव होकर इधर जा रहे थे, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स, किसके, गैस के। ये सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही बात अब आपको ध्यान रखनी थी, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, तो लैब असिस्टेंट वालों, आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा, है ना। थोड़ा सा शुरुआत है, थोड़ा समझना कि यार ये तो उसमें है नहीं, कैसे पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, देखो कम नहीं पढ़ना होता है ना। जब घर में मेहमान आते हैं तो खाना कम नहीं पड़ना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं बनना चाहिए, दो बातें, खाना कम भी नहीं होना चाहिए और खाना ज्यादा भी नहीं बनना चाहिए, बराबर बन जाए या थोड़ा सा ज्यादा बन जाए चलेगा। तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, हम बहुत कम भी नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, जो सिलेबस में है हम वही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा, समझ गए ना, वही वाली बात है, दो रोटी एक्स्ट्रा बना के रखेंगे ताकि जब मेरा पेपर हो, अरे क्या फर्क पड़ गया, ज्यादा से ज्यादा हर चैप्टर की अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा अगर ज्यादा पढ़ते हो तो 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर उन्हीं में से अगर आगे चल क्वेश्चन आगे हुए तो पेपर हार्ड होता है, जो हम नहीं पढ़ते हैं और जो हमें नहीं मिलता है वो पेपर हार्ड होता है, बस ये बात जीवन में ध्यान रखना। जो पेपर में हमें सब कुछ मिल जाता है वो आसान कहलाता है, और जो हमें नहीं मिलता वो हार्ड होता है, क्योंकि वो पेपर तो, और भी तो अगर भाई 1600 अगर 1000-2000 बंदों ने एग्जाम दिया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका हो चुका है, उनके लिए तो आसान था, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए हार्ड था, क्योंकि वो उतना ही पढ़ के गए थे, उतना भी नहीं पढ़ के गए थे, उससे भी कम। क्योंकि होता है क्या है, हम पढ़ते हैं 50%, आगे चल के याद रहता है 30%। आप पढ़ना 70%, याद रहेगा 50%, और 50% में सिलेक्शन हो जाता है। सबसे कम कट ऑफ रहती है लैब असिस्टेंट वालों की, आप पिछले साल देख लेना, है ना, अच्छा पेपर बनता है,
कोई फालतू क्वेश्चन नहीं बनता, कुछ गलत एक दो क्वेश्चन तो चलो बात नहीं करता हूं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, बस पढ़ाई का लेवल थोड़ा अच्छा करो, और पढ़ना है ना तो आज से पढ़ लो, आज से स्टार्ट करो। कल क्या होता है, परसों क्या होता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेना, नए दिन से शुरुआत करनी है, तो कोई बात नहीं। अब बुधवार है, कल बुधवार से पढ़ लेना, तो बुधवार 10 तारीख से पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप बिल्कुल मैसेज करें, आपकी हर एक बात का जवाब दिया जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। मेरा नाम है नयन सर केमिस्ट्री वाला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नाम में केमिस्ट्री जोड़ रखी है। कुछ भी दिक्कत हो बिल्कुल करेंगे। आपको कभी लगता है कि जो मैंने पढ़ाया है और उसमें कुछ बात ऐसे जो आपने पढ़ रखी है लेकिन सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मैसेज में करें सर आपने ये बताया और हमने ये पढ़ रखा है, तो बिल्कुल उसका रिप्लाई मिलेगा। और ऐसे नहीं सर आपने गलत पढ़ा दिया, गलत नहीं है कुछ भी, सब सही पढ़ा रहे हैं। होता है कभी आप कुछ अलग तरीके से पढ़ के आते हो, वो मैच नहीं करता तो गलत लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार ये तो नहीं, सर ने थोड़ा सा इधर बताया, मेरे तो ये जानता हो, तो आप मैसेज करो, आप कमेंट करो कि सर ये है और आपने ये बताया, तो मैं दोनों का आंसर दूंगा आपको कि आपने जो पढ़ा रखा उसका मतलब क्या और जो मैंने पढ़ा उसका मतलब क्या है, ठीक है जी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी क्लास। तो मैं कभी बोलता नहीं लेकिन आज बोल रहा हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। कमेंट करके बताना कैसे लगी आपको क्लास, और आप इसमें क्या चाहते हो कि हाँ सर हमें और अच्छा बताना है, इसी तरीके से पढ़ना है, जो भी है आपको जो भी दिक्कत हो बिल्कुल मैसेज करें। ओके चलिए, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहां से आगे की शुरुआत करेंगे। चलिए जी, ऑल द बेस्ट।